नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार का संपादक। आज प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री समीर कुमार के साथ बैठा हूँ। ये मुलाकात एक इस परिप्रेक्ष्य में हो रही है कि प्रसार भारती न्यूज़ सर्विसेज यानी PVNS को 13 मई को 3 साल पूरे होने वाले हैं और इन 3 सालों में डिजिटल दुनिया में जो भारत की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, उसने डिजिटल दुनिया में अपनी क्या पहचान बनाई और क्या सोच, किस विचार के साथ जो वो लेके अपनी यात्रा चले थे, किन किन पड़ावों से वो गुजरते हुए आज किस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो ये सब जानने के लिए आज हम श्री समीर कुमार जी के साथ बैठे। समीर जी नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जैसा कि कोई भी विचार या कोई भी इंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो उसके लिए 1000 दिन बहुत महत्व के होते हैं, तो 1000 दिन आपको पूर्ण हो रहे से ऊपर हो रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो PVNS है या प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस है, सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टर्स है भारत में, सबसे ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हैं। 3 साल पहले जो यात्रा एक नए आयाम के साथ शुरू हुई थी, नई सोच के साथ नई दिशा में बढ़ना शुरू किया था, वो सोच और दिशा क्या थी और इन 3 सालों में आप किन किन पड़ावों को समझते हैं कि पार करते हुए कहाँ तक पहुँचे? जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी स्टार्टअप के लिए कहा जाता है कि अगर 1000 दिन तक वो टिका रहा, इसका मतलब कि उसका जो आइडिया है, उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करने की कैपेबिलिटी है वो वैलिड हो जाती है और जनरली उतने दिनों तक उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होने लगती हैं। तो हमने भी 1000 दिन पूरे किए, 3 साल होने वाले हैं, आज से हम 3 साल पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि PVNS जो है एक गवर्नमेंट इकोसिस्टम के अंदर एक स्टार्टअप की तरह से ही शुरू हुआ। इसकी परिकल्पना जो प्रसार भारती बोर्ड ने 2019 में जब मार्च में मेरा अपॉइंटमेंट एज हेड ऑफ PVNS एंड DP, हेड ऑफ प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह किया था और डायरेक्टली रिपोर्टिंग इनटू CEO प्रसार भारती के साथ एक बड़ा मैंडेट दिया था। मैंडेट को समझना वैसे बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका आयाम जो है वो काफ़ी विस्तृत था। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, देश में रेडियो जो है आकाशवाणी लेकर के आया, टेक्नोलॉजी में आकाशवाणी लीडर था देश में और कंटेंट में भी बहुत ही अच्छा था, इसलिए आकाशवाणी का ब्रांड जो है आज इतना बड़ा है। उसी तरीके से दूरदर्शन जो है देश में टीवी को लेकर के आया टेक्नोलॉजी की तरह और उसके कंटेंट से, इसलिए आज अगर जितना भी विस्तार है वो कहीं ना कहीं दूरदर्शन से सारे के सारे टीवी चैनल्स जुड़े हुए रहे हैं। लेकिन डिजिटल के प्रादुर्भाव के समय हम वो चीज़ नहीं कर पाए, जबकि इसकी ज़रूरत बहुत समय से महसूस हो रही थी। 2019 में मुझे ये मैंडेट दिया गया, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। और तो रिपोर्टिंग इनटू CEO प्रसार भारती ये काम शुरू हुआ और करीब 2 महीने लगे शुरू की चीज़ों को जुटाने में और 13 मई 2019 से हम लोगों ने अपना काम छोटे पैमाने से ही लेकिन शुरू किया। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 3 मुख्य बातें जो हैं वो यहाँ पे जो है टेकन केयर ऑफ हुई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हमें एक न्यूज़ सर्विस की एक ऑथेंटिक विथ स्पीड और विद द वाइड जो रीच है एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का, उसके लिए एक न्यूज़ सर्विस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी थी कुछ दिनों से। और हमारे पास ऑलरेडी हमारे रेडियो और टीवी के समाचारों के लिए जो हमारे 52 RN न्यूज़ के द्वारा और हेडक्वार्टर से जो है प्रसारित भी होते हैं, बनते भी हैं, तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंगर्स और PTCs जो हैं वो उनके कंटेंट अवेलेबल थे, लेकिन वो सारे कंटेंट लोकल लेवल पर थे। तो PVNS जो है एज अ प्लेटफॉर्म, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म हमने एक डेवलप किया है पिछले 3 सालों में, जो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है और बहुत ही गर्व है हमें अपने इंजीनियर्स पे। प्रसार भारती के इंजीनियर्स ने बहुत ही इंजीनियस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया है और इसके माध्यम से हमें पूरे देश भर की सारी खबरें त्वरित गति से और पूरी ऑथेंटिक जो है और सोशल मीडिया पे, जो कि आज की आप जैसा भी थोड़ी पहले बात भी हो रही थी, आपने कहा कि बहुत ही ज़रूरत है, तो वो और साथ में हमने एक छोटा सा डिजिटल न्यूज़ रूम भी दिल्ली में अपने IT ऑफिस में भी सेटअप किया है। दूसरी जो ज़रूरत है वो थी कि जहाँ पे हमारे सिटीजन, हमारे स्पेशली द यूथ और NRIs आज के दिन में तो सबके सब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पहुँच गए हैं, वहाँ पे आकाशवाणी और दूरदर्शन के कंटेंट को पहुँचाना।
तो इसके लिए हमने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन सारे माध्यमों पे आप देखेंगे कि अब जो प्रसार भारती का जो प्रेजेंस है डिजिटल, वो ग्लोबली जो है काफ़ी अच्छे से हो गया है। कुछ एक उदाहरण जैसे अगर हम देखें, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो दुनिया भर के लोगों ने बहुत पसंद किया जब हमने YouTube के माध्यम से हर जगह उसका प्रसारित किया। अयोध्या की रामलीला, और इस तरीके जो स्पेशली कोविड के टाइम पे जब डिजिटल रीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सो क्राइसिस से हम सब बहुत कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रभावित हुए थे, लेकिन डिजिटल का सही समय पे शुरुआत हो जाने के कारण हम काफ़ी अच्छे से सेवा कर पाए। और तीसरी बात जो है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, हमारे अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना। तो हमने newsonair.com के नाम से एक जो है कंसोलिडेटेड न्यूज़ वेबसाइट है, वो काफ़ी अच्छा अभी सेटअप उसका शुरू हो गया है। सेम नाम से हमारा न्यूज़ ऑन एयर ऐप जो है वो भी सारे समाचारों को, प्लस साथ में जो टीवी डिजिटल राइट्स के साथ हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, वो भी वहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। एंड दीज आर द बेसिक स्टेप्स। इससे यहाँ से OTT, यहाँ से हाइपर लोकल वेबसाइट एंड अप टू मेटावर्स हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विचार कर ही रहा था, अब 2019 में शुरू हुआ मई में, और 2020 में जो है लॉकडाउन शुरू हो गया, तो उस समय पर ये ध्यान में आया कि ओवरऑल 100% लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोबाइल में और टीवी के सहारे रह गए। ज़्यादातर लोग मोबाइल में सूचना संसार वहाँ, और उस समय कोविड से कैसे लड़ें, उसकी कौन सी दवा लें, डॉक्टर्स की सलाह। मुझे ध्यान आता है कि PBNS ने भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे उस समय, और उसके कंटेंट हम लोगों के मोबाइल पर रहते थे। तो एक ठीक समय पर इसकी शुरुआत हुई। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में आती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना बेहतर है, उसके साथ साथ सूचना के साथ असूचना भी है। यानी कि ठीक कंटेंट भी है, जानकारी भी है, लेकिन ठीक से ज़्यादा कई बार फेक भी है। तो वहाँ पर आप कैसे चेक बैलेंस रखते हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने। डिजिटल कंटेंट का एक इनहेरेंट प्रॉब्लम एक तरीके से हम बोल सकते हैं फेक न्यूज़ भी हो जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन जो हो जाता है, क्योंकि खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। स्पेशली जो खबरें सेंसेशनलाइज की गई हैं उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा बैंकिंग में काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है, और खबरों की जो गुणवत्ता का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो इस चीज़ को मैंने महसूस किया है फर्स्ट हैंड। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो PBNS का हमेशा ये एंडेवर रहा है कि जो भी खबर हमारे हैंडल से जाए, जो भी जिन खबरों का भी प्रसारण हो रहा हो, वो 100% सही रहे हो। तो इसके लिए आपने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई, कोविड के समय पे जो हमारी लड़ाई थी, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ थी, लेकिन दूसरी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी वो थी सही चीज़ों को तेज़ी से बढ़ाना। तो यहाँ पे हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन डिजिटल के माध्यम से उनको पहुँचा पाने में जो हमें सफलता मिली, उसमें एक छोटी सी ही टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें कि छोटे छोटे प्रयासों के बहुत अच्छे जो है फल मिले। जैसे कि हमारे रेडियो के प्रोग्राम हैं, उनको वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आकर के, क्योंकि सिचुएशन बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा था, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है नए नए आने के साथ उनको सही माध्यम से आगे बढ़ाना था। बहुत सारे उस समय हमारे मिनिस्ट्रीज से भी बहुत सारे गाइडलाइंस आ रहे थे जिनको आगे बढ़ाना था। तो इन सब को ग्राफिक्स की तरह से बना करके, ना केवल विजुअल और रेडियो के बजाय हमको ग्राफिक्स के माध्यम से बढ़ा करके, स्पेशली इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सारी जगहों पे भेजने से, चूँकि ये ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है, एक देश के बड़े डॉक्टर जो ऑथेंटिक हैं उनकी बातें थी, तो ये इन्फॉर्मेशन भी तेज़ी से, जल्दी से सबके सामने सही इन्फॉर्मेशन लेके जाने से फेक न्यूज़ की अपनी लड़ाई जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है कि हमने इसके पहले की जो वैक्यूम रहता था, उस वैक्यूम को फिल करना सही इन्फॉर्मेशन से जरूर। मीडिया लाइन से ही जुड़े हुए हैं इस समय। ये जो फेक न्यूज़ वाली बात आपने कही, लगभग सब टेलीविज़नों पे एक कार्यक्रम दिन में आता है कि ये फेक न्यूज़, और इसके मैं समझता हूँ कि जो डिजिटल विंग है प्रसार भारती का, उसकी ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि रोल है कि ठीक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कहा ऑथेंटिक सोर्स है हमारा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी एक जो दिखता है, ये मैं जानता हूँ कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के सबसे ज़्यादा श्रोता या दर्शक हैं, इसके बावजूद
जो निजी चैनल्स हैं उनकी पहुंच एक अलग तरीके से, शायद सनसनी फैलाने के कारण या उसको प्रेजेंटेशन के कारण। तो आपको क्या लगता है कि, और दूसरा एक सवाल और रहता है उसमें कि ये दोनों जो तंत्र हैं वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि सरकार की ही योजनाओं को प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसके बावजूद भी ज़रूरत है कि सरकार की योजनाओं को और नीचे तक कैसे पहुंचाएं, तो उसमें डिजिटली कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, जो सरकार की योजनाएं जैसे ही हम बात करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। जो पत्रकारिता चलती आई है दशकों से, उन वर्ड्स में सरकार की योजनाएं कहते ही वो कागजी ख्याल शायद ज़्यादा दिखने लगते हैं। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार की योजनाओं की हम बात करते हैं तो उनमें क्रियान्वयन पहले दिखता है। इसमें 2 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक, आज आत्मनिर्भर भारत जो है बिल्कुल नमक सत्याग्रह की तरह का जन आंदोलन बन चुका है, और इसका प्रमाण जो है वो दूसरा जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो है लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन। जितने बृहद पैमाने पर जो योजनाएं हैं वो लोगों को लाभान्वित कर रही हैं, इसलिए इन योजनाओं को सही तरीके से समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का जो कवर लोगों तक जो पहुंचने की बात है, ये इतना बड़ा चेंज है पॉवर्टी एलिवेशन में, बिकॉज अधिकांश देश में अधिकांश गरीबी में पड़ने वाले लोग जो बॉर्डर लाइन पे हो, जो गरीब होते हैं, उसमें से मैक्सिमम कारण जो होता है वो हेल्थ ट्रबल होता है। जैसे ही बीमार हुआ तो फिर कोई सोचता नहीं है घर बार बेच करके किसी तरीके से इलाज कराओ। तो वहां पे 5 लाख रुपए तक का आपको सपोर्ट किसी को मिल पाना, उस इंसान क्या उसके पूरे परिवार और खानदान को गरीबी से बचाने का उपाय है। और ये रियल है, ये हर आदमी को इससे असर हो रहा है। 80 करोड़ लोगों तक भोजन जिस तरीके से अन्न जो है वो पहुंचा लॉकडाउन के समय में, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सारे यूपीआई के जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये अनहर्ड ऑफ हैं। मैं दुनिया के बड़े बड़े देशों में रह के काम कर चुका हूँ। जिस तरीके से भारत में आज जो टेक्नोलॉजी का यूज़ जन सेवाओं को पहुँचाने में हो रहा है, वो केवल सरकार की योजनाओं की बातों तक नहीं है, इसका हर इंसान को, हर नागरिक को सीधा फ़ायदा हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके जो रियल बेनिफिट्स हैं उसकी चर्चा जो है वो उस लेवल तक नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे पीबीएनएस ने काफ़ी प्रयास किए हैं जिनके रिस्पांस बहुत अच्छे हमें मिले हैं। जैसे कि हम एक डेली मैगज़ीन की तरह से आप ये देख सकते हैं, हम लोगों ने हर दिन जैसे एक सैम्पल कॉपी प्रिंट कराया, एक डिजिटल मैगज़ीन हम निकालते हैं जिसके अंदर जो भी मेन मुद्दे उस दिन के हैं उनके ऊपर ऐसे लेख जिससे कि हम बातों को सही ढंग से रख। बधाई हो, इसको 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, शायद ये 1 साल पूरा हो रहा है। exactly, तो इसको हमने देखा है और नियमित हमारे पास डिजिटल आती है। निश्चित तौर पर आपको बहुत बधाई कि ये इसमें योजनाओं को और उसके क्रियान्वयन को और कैसे वहाँ तक पहुँचे, हाउ टू रीच। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की योजना हो या कोई भी बातचीत हो, लोगों को ये नहीं पता रहता है कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, उस फैसिलिटी का उपयोग करना कैसे। तो मैंने पाया कि आप डिजिटली इसको बहुत बेहतर कर रहे हैं। कि इसकी यात्रा कैसे अचानक शुरू हुई डिजिटल उसमें? हाँ, डिजिटल मैगज़ीन, और वो भी बहुत ही यंग टीम के साथ डेली पब्लिश करना, ये एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से चैलेंज की तरह लिया हमारी टीम ने। और पूरे प्रसार भारती परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके सपोर्ट से हम लोग इस काम को करने में बहुत सफल हो पाए हैं। इसकी शुरुआत जो है, जब दूसरा साल जो है पीबीएनएस का ऑलमोस्ट नज़दीक आ रहा था, उस समय बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट देश में बना हुआ था। ये बिल्कुल सेकेंड वेव के बीचों बीच की बात है। खबरें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चारों तरफ फैल रही थी और सबके लिए पर्सनली बहुत ही पेनफुल पीरियड था। ऐसे में ये हमने देखना शुरू किया कि जो बहुत अच्छी चीज़ें होते हुए भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और इन अ वे एज इंडिविजुअल्स फोर्स हो जा रहे थे नेगेटिव चीज़ों पे ही ड्वेल करने को। तो ऐसे माहौल में हमने जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती, स्पेशली उस समय सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो जियोलाइट लेकर के आना हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या फिर इंडिपेंडेंट हो जाना हो पीपीपी अपने किट्स के लिए, या उस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव और
जनोपयोगी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था खो जा रही थी। तो उन सबको डिजिटल माध्यमों में, जैसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, आर्टिकल्स के थ्रू, हमारे टेलीग्राम पे जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनर वीडियोस के माध्यम से, इस तरीके से हम प्रसारित कर रहे थे। लेकिन वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में यंग जो हमारे स्टाफ हैं उनके साथ ये एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम इनको एक साथ एक पैकेट में करके दें, तो शायद इसकी ग्राह्यता बढ़ जाएगी। और वहाँ से प्रसार भारती का ये PBNS डेली मैगजीन की शुरुआत हुई। इट्स अ डिजिटल कॉपी, और ये जो है बहुत ही मैं हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगा कि टीम के अथक प्रयास से एक दिन भी, होली दिवाली से लेके किसी भी दिन इसकी ये रुका नहीं है, एवरी डे, एंड इट हैज़, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो गई है। एक्सप्लेनर वीडियोज़ जो इसके, बिकॉज ये डिजिटल है, लिंक्स के थ्रू उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसने टीम को एक पर्पस दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब से, आप जानते हैं कि सबसे पहले, हालांकि पहले से ही सब सोशल मीडिया वगैरह था, लेकिन उसका जैसा उपयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया और सारी योजनाओं को लेके जिस तरीके से वो नीचे तक जाते हैं, जैसे PM का जो ऐप है वही सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाता है। क्या आप उन जो प्रधानमंत्री की अपनी सोच है या जो उनकी योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती का जो आपके प्लेटफॉर्म्स है उसको किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं? यानी जो DD या आकाशवाणी से इतर भी, क्या आप उसका उपयोग करते हैं इन चीज़ों को नीचे तक ले जाने के लिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी समय के साथ चलते हुए दूरदर्शी तरीके से जिस तरीके से देश को आगे लेकर के जा रहे हैं, उसमें उनके खुद के भी जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स का जो यूसेज है वो अपने आप में एक मानक है। और कहीं ना कहीं जनमानस में इस चीज़ की अवेयरनेस, स्पेशली कोविड के समय, कि डिजिटल के माध्यम से कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हमें यूज़ करना है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक ये आई थिंक यूट्यूब का ही डेटा है, जो पहले 100 मिलियन सब्सक्राइबर एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आए थे, वो एंटरटेनमेंट के लिए आए थे। उसके बाद के जो उनका 100 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वो जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आए। और फिर आखिरी के जो रफली 300 मिलियन की जब उनके सब्सक्राइबर थे इंडिया में, उसकी बात है, आखिरी 100 मिलियन जो है वो एडुकेशन के लिए आए। प्रसार भारती जो है वो इन्फॉर्मेशन, एडुकेशन और एंटरटेनमेंट, इन ऑल 3 एस्पेक्ट्स पे हमारे पास कंटेंट हर लैंग्वेज में है। सो इनको डिजिटल माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें जैसे हमारे ऐप पर ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा हमारे रेडियो स्टेशंस अवेलेबल हैं। अब आप स्पेशली प्रवासी भारतीयों के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है, उन तक बात पहुँच रही है। साथ में आप टीवी के कंटेंट को भी हम डिजिटल माध्यम से पहुँचा रहे हैं। हमने 2 प्रसार भारती पे रिटन टेक्स्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन जो भी कंटेंट जो अच्छा है, जो एक तरीके से गोल्ड क्वालिटी है, वो रिटन में ज़्यादा। हम भी एक न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं, तो हम सब कुछ जो कुछ भी करते हैं लोगों तक सब सूचनाएं पहुंचाएं। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसका आर्थिक पक्ष क्या है, किस तरीके से हम अपने जो सारा सेटअप है उसको चलाएं। तो निश्चित तौर पे आप प्रसार भारती के उसमें मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, फिर भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स हैं। जितने भी अखबार हैं वो धीरे धीरे डिजिटल इसीलिए हुए कि वो किसी न किसी माध्यम से उनको रेवेन्यू देते हैं। तो जो ये प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस है, क्या इसका भी कोई अपना रेवेन्यू सेटअप है या किस तरीके से इसको रन कर रहे हैं? जितेंद्र जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं IIM कैलकाटा का ग्रेजुएट हूँ, मेरा मेजर फाइनेंस में था और बैंकिंग में मैंने काम की है। सो रेवेन्यू अवेयरनेस वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में, स्पेशली जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो जिस अपॉर्चुनिटी पर प्रसार भारती का खुद का मैंडेट भी है, प्रसार भारती एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के ट्विन मैंडेट है। ऑफ कोर्स पब्लिक सर्विस है, इट्स ऑल्सो अ कॉरपोरेशन, एक पब्लिक सर्विस कॉरपोरेशन है। सो रेवेन्यू जनरेशन हमारा जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हम वो मीन्स का यूज़ नहीं कर सकते जो प्राइवेट मीडिया के पास है, क्योंकि सेंसेशनलाइजेशन इज़ नॉट, वो हमें उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, ना होना चाहिए। पहली जो प्राथमिकता है वो है पब्लिक सर्विस। सो इसलिए ऑथेंटिक
टाइमली न्यूज़ देना, लेकिन साथ में हमें रेवेन्यू भी जनरेट करना है। और पीबीएनएस इसके लिए शुरू से ही हमेशा कृत संकल्प रहा है। पहले साल में बेस्ड ऑन जो भी हमारे सेटअप था 80 लाख का बजट दिया गया था और हमने 2 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया। और अभी जो है 3 सालों के बाद भी हम जो हमारा बजट है उसके हम 200-250% तक हम जाने वाले हैं। तो इसमें रेवेन्यू के जो अवेयरनेस है उसके जो अपार्ट फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी कॉस्ट सेविंग भी बहुत रही है। बिकॉज न्यूज़ सर्विसेज शुरू करते ही जैसे ही हमने अपने प्लेटफॉर्म की न्यूज़ को रैशनलाइज करना शुरू किया तो जो हमारे एक बहुत बड़ा जो चंक है वो एक्सटर्नल न्यूज़ एजेंसीज़ को कॉस्ट की तरह जाता था। अप टू 16 करोड़ का जो कमिटमेंट था उसका रैशनलाइजेशन करके हम बहुत सारे अननेसेसरी या जिनकी ज़रूरत नहीं थी इतनी एक्सपेंसिव ऐसे न्यूज़ सर्विसेज को हमने ड्रॉप आउट कराया, जिससे कि बिना सर्विस में कोई कमी आए हम बहुत सारे पैसे बचा पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट और ऐप पर जो कंटेंट है, हमारे पहले से ये कंटेंट रेडी थे, उनके थ्रू बहुत सारा रेवेन्यू का जो है एवेन्यू जो है वो खुल रहा है। ये तो जस्ट शुरुआत है। अब आगे में हमारे खुद के प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत तेज़ी से तैयार हो रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस और ऑफ द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे डेली मैगजीन में ही जो है वो डिजिटल रेवेन्यू के लिए हमने स्पेस क्रिएट करना शुरू किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बिकॉज नो वन विल माइंड जिस इतनी अच्छी क्वालिटी के मैगजीन में कुछ जो है एडवर्टीजमेंट पेजेस जो हैं फ़िलहाल तो इनमें हम मोस्टली अपने इंटरनल प्रोडक्ट्स और इंटरनल प्लेटफॉर्म्स का जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ हमारे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं अमेज़ॉन के साथ, जहाँ पे कि हमारे ऑडियो कंटेंट को अवेलेबल करा करके उनके साथ एक नई तरीके से रेवेन्यू जनरेशन की अपॉर्चुनिटी इंडिया में हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। गूगल के साथ हमारे टाई अप में, बिकॉज एज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो हमारे वेरियस लैंग्वेजेस में जिन चीज़ों को हम सामने रख रहे हैं उनसे रेवेन्यू जनरेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो वी आर वेरी वेरी अवेयर। और साथ में एक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम टाई अप करके न्यू रेवेन्यू जनरेशन पॉसिबिलिटीज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिस पे चर्चा हो रही है। और जो डीडी फ्री डिश का जो हमारा स्ट्रेंथ है उसके भी डिजिटल रेवेन्यूज़ के बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो रेवेन्यू हाँ एक और फोकस कि सारी दुनिया डिजिटल की ओर जा रही है या डिजिटल उनकी ज़रूरत बन गई है, लेकिन कहीं कहीं ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या सोशल मीडिया है ये एक लोगों के अंदर रोग जैसा भी बनता जा रहा है। यानी कि मोबाइल के बिना दुनिया नहीं है, या फिर कई बार हमको ये लगता है कि सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं मिले तो यार आज तो दिन खराब हो गया। तो ये बीमारी ना बनने पाए, क्या इसकी अवेयरनेस भी कराते हैं आप कभी कभी? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। और स्पेशली आजकल पेरेंटिंग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या सी भी हो रखी है। स्पेशली लॉकडाउन के समय बच्चों को डिजिटल माध्यम देना भी है लेकिन उनको उनके इल इफेक्ट से बचाना भी है। सो इस मामले में जो एक बड़ी अच्छी पहल है वो है इन चीज़ों को एक इस तरीके से सामने रखना जो कि एक साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, जो परिवार के लोग हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं। और इसके अवेयरनेस के लिए जो है जो डिजिटल के माध्यम से हम ऐसे वर्ग से जुड़ पाए हैं जो इसके अफेक्ट्स और इल इफेक्ट्स दोनों को देख रहा है। जैसे हमारे आपके लिए शायद जो डिजिटल बुलिंग जो है वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है और ना रही है, लेकिन जो मिलेनियल है या फिर जो जेन अल्फा है उनके लिए ट्रोलिंग जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस जो है ना केवल उन बच्चों के लिए बल्कि हमारे आपके जैसे और साथ में और बुज़ुर्गों के लिए भी, ये कि उनकी जो समस्याएं हम नहीं समझ पाएंगे तो उनसे फिर हमारा कनेक्ट अपने आप बहुत ज़्यादा दूर होने की जो बात होती है वो बढ़ते जाती है। तो उन युवाओं की समस्याओं को ना केवल युवाओं के सोल्यूशन के लिए बल्कि एक बड़े वर्ग को समझाने के लिए भी डिजिटल माध्यम का जो है उपयोग बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा फिर एक अप टू स्पीड रखने की बात है। तो जैसे अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग प्रसार भारती की तरफ से मेटावर्स जो है वहाँ पे आज हम भले कितना भी बोल लें कि किसी और ने लिखा हो हमारी किताबों का, लेकिन एक मेटावर्स में अगर जब तक से हम एक परिकल्पना है जब तक से भारतवर्ष
करके हम अपना मेटावर्स बना करके सही चीज़ों को सामने ना रखें तो यंगर जनरेशन फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेगी वो एक वैक्यूम में कुछ भी आकर के जो भरा हुआ उससे लेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है कि हम डिजिटल को सही मामले में एक दूरदर्शी तरीके से आगे के समय के हिसाब से देखें और उसकी तैयारी अभी से करें। मतलब ये है कि डिजिटल सब बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसको बहुत सावधानी से प्रयोग करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर पावर है, बॉम्ब भी बनता है, प्लांट भी बना सकते हैं। बिजली बहुत आवश्यक है, लेकिन उसको नंगी तार को भी नहीं छूना है। ठीक देखा, जो आपकी वेबसाइट है, पहले क्या होता था कि एक बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन आ गया, अगर वो चला गया तो आप दूसरा ही बुलेटिन सुन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने पाई कि जैसे हम लोग खुद ढूंढने जाते हैं कि हमारी खबरें वहाँ का है, तो हम कोई भी बुलेटिन, शाम का बुलेटिन या एक दिन पहले का बुलेटिन आपके यहाँ सुन सकते हैं दोबारा से जाकर। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आप कौन सा बुलेटिन कभी भी सुन सकते हैं पुराना। जी हाँ, रेडियो की ये बहुत हमारे आकाशवाणी विभाग की बहुत अच्छी ये पहल रही डिजिटल के माध्यम से, साथ में टीवी पर भी है। और जो इनको हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में भी, जो मेन न्यूज़ है, मेन डेवलपिंग जो स्टोरीज़ हैं और जो समझ जो एनालिसिस है, क्योंकि ओपिनियन मेकिंग, ग्लोबल ओपिनियन मेकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात को सही ढंग से सामने रखें ताकि सामने वाला उसको देख करके अपना माइंड मेकअप कर सके। तो इस माध्यम यहाँ पे डिजिटल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, विचारों को एक रिटन फॉर्म में भी रख के, सो दैट कि पाठक जो है उसको उसकी एनालिसिस कर सके, उस पर अपने ओपिनियन बताइए। इसके लिए सच बात तो यही है कि धीरे धीरे जो जीवन है वो हाथ की हथेली में सिमटता जा रहा है, और हाथ की हथेली में जो भी सूचना है वो बहुत महत्व की हो जाती है। तो उस दृष्टि से आप ने जिस भी माध्यम से शुरू किया हो, मैंने पूछा था कहाँ तक पहुँच गए, आपके ट्विटर या फेसबुक या जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स हैं, अपनी रीच आप कितनी सफल मानते, कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितना उसमें दर्शक कितना और जुड़ गया है? वहाँ कितने लोग, हिट्स कितने बढ़ गए हैं, कुछ ऐसा? जी, इसमें अगर हम देखें तो प्रसार भारती के हमारे YouTube चैनल्स पे आज हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। डीडी नेशनल जो हमारा फ्लैगशिप चैनल है, 3 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी तो करीब 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे, लेकिन उनके वीडियोस के सही ट्रीटमेंट करने से, उनका अपना शो का रनडाउन बना करके उनको चलाने से, लाइव उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ा करके करने से आज वो करीब 50 लाख सब्सक्राइबर्स हम पहुँचने वाले हैं। सो 7 लाख से 50 लाख तक, एंड इट्स ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इस तरीके का अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जो है हमारे डिजिटल रीच में मिला है। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे रीजनल चैनल्स के प्रेजेंस जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। एंड ट्विटर पे भी जो हमारा एक तरीके से रीच है, जस्ट PBNS ट्विटर हैंडल अपने आप में शायद भारत में ऑर्गेनिकली ग्रो करने वाला फास्टेस्ट ट्विटर हैंडल है। 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं उस पर, और पोटेंशियल रीच उसकी बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस कि जो भी हुज हु ऑफ न्यूज़ उनका फॉलोअर है और काफ़ी एक्टिव इंगेजमेंट रहता है। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, और डिजिटल का जो ग्रोथ है वो नॉन लीनियर होता है, बाय डेफिनेशन वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो एक छोटी सी टीम ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत कर दी है, और प्लेटफॉर्म जो है वो सेट है। अब गाड़ी में जितना ईंधन डालेंगे उतनी दूर तक गाड़ी और तेज़ी से चलेगी। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने एक छोटे से समय में एक डिजिटल दुनिया में अपनी प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस की एक बड़ी पहचान बनाई है, और लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई आपकी 3 साल की यात्रा के लिए। तो हमारे साथ थे श्री शमी कुमार जी, जिन्होंने प्रसार भारती की 3 साल की यात्रा में कम समय में किस तरीके से लोगों तक पहुंच बनाई, और डिजिटल माध्यम से उनको फेक न्यूज़ की बजाय सही सूचना कैसे पहुंचे, उससे उन लोगों को जोड़ा। उसके लिए हिंदुस्तान समाचार की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।